हेलो बच्चों, तो आज ली चैटलियस प्रिंसिपल है ना। आज हम वैसे ली चैटलियस प्रिंसिपल नहीं कर रहे हैं, उससे पहले की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हाउ टू नो, like if you know the concentration of reactants and products, how would you get to know if the reaction is moving in the forward direction or is it moving in the backward direction, or if the reaction is at equilibrium. That's one thing which we are going to discuss today. ठीक. Then another thing is the factors which can affect the value of equilibrium constant. तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करना एक बात होती है और इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करना दूसरी बात होती है, ठीक है। तो जो वैल्यू को अफेक्ट करेंगे वो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, और जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल में। हम आज ये भी देखेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम होता है तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी से क्या लेना देना है। गॉट दैट? ठीक है जी। तो सबसे पहले जो कल हमने किया था ना, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि n को कैलकुलेट करना कि n जो है ना, n था ना कल उसके फॉर्मूला में, किसके फॉर्मूला में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो उसके फॉर्मूला में कल एक n करके था, है ना, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम देखते हैं। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑब्जर्व्ड जो d है, मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 13, ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ pH3, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ pH3, ठीक है जी। अच्छा, जब यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हुआ, दिस इज इक्वल टू d, ठीक है। तो आंसर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए और हमें स्मॉल d दिया है। अगर हमें कैपिटल D मिल जाए तो हम इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये सीधा ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल D माइनस डी अपॉन n-1 इंटू स्मॉल d। तो इसमें ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें रिएक्शन से पता चलता है, गैसियस आइटम जो होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे, और ये कैपिटल D हमें चाहिए। कैपिटल D कहाँ से आएगा कि इनिशियली क्या था, है ना, इनिशियली अगर तुम देखो तो D की अगर हम बात करें तो इसका मोलर मास कितना होता है, 31 + 3 34, है ना, तो 34/2, है ना, m जो ओरिजिनल होता है उसका, तो ये d = 17 आ गया, स्मॉल d = 13 आ गया। अब अगर हमें n चाहिए, n कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो तुम बोलोगे सर n तो 6 है, नहीं सॉरी 6 नहीं 7 है, नहीं, हमें पर मॉलिक्यूल या पर मोल ऑफ pH3 चाहिए। तो 4 मोल ऑफ pH3 के लिए तो 7 मोल ऑफ दीज गैसेस निकल रहे हैं, देखो गैस है ना, ये भी निकल रहे हैं, तो 7 तो टोटल मोल हो गए अपॉन जो इनिशियल इसके मोल्स थे। तो n = 7/4, n will not be equal to 7, it will be equal to 7/4। therefore इसको सीधे सीधे अब फॉर्मूले में डालो, अल्फा इज इक्वल टू 17 - 13 अपॉन 7/4 - 1 इंटू 13, कितना आएगा ये, 4 × 4 अपॉन 7 - 4 इज 3 × 13, ठीक है। तो 16/39 ये मोल फ्रैक्शन है, डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। जैसे ये है, अगर मान लो, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, रिएक्शन यही है, पूछा क्या जा रहा है वो देखो, कह रहा है डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 727 डिग्री सेल्सियस एट 2 atmosphere is
1.7 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। और कह रहा है कि DOD ऑफ SO3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। दैट इज़ द क्वेश्चन। समझ में आया? ये जो इक्वेशन ऊपर दी है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर है उसकी डेंसिटी 1.7 ग्राम्स पर लीटर है एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3। क्या हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज़ करें? इसमें भी ऐसी फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है ना भाई। अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू करूँ कैपिटल D माइनस D अपॉन n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर स्मॉल d तो ये हो गया और कैपिटल D जो है वो इससे निकाल लेंगे। ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वेपर डेंसिटी की यूनिट जो होती है वो कोई यूनिट नहीं होती, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन तुम देखोगे इसमें यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द डेंसिटी, दिस इज द एक्चुअल डेंसिटी, दिस इज नॉट द वेपर डेंसिटी, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, दिस इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो दैट मीन्स एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है, ठीक है, इसको मैं रो से डिनोट कर रहा हूँ, रो से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 1.7 ग्राम्स पर लीटर। अब इससे हम मतलब अगर ये तो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्फ़ा निकालना तो ये यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो कैपिटल D तो डेफिनेटली निकल जाएगा, जो SO3 का मास है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। N भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन इटसेल्फ, लेकिन D अगर हमारे पास नहीं है। अगर हमें D चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे उसको? देखो, हमारे पास डेंसिटी दी है, प्रेशर दिया है और टेम्परेचर दिया है। कुछ याद आया इससे? देखो भाई, गैसेस हैं तो PV इक्वल्स टू क्या होगा? nRT, ठीक। PV इक्वल्स टू nRT में P इक्वल्स टू m/v इंटू 1/m इंटू RT। याद होगा तुम्हें, मैंने वैसे डिराइव कराया हुआ है लेकिन फिर भी मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। रो अपॉन m, ये m/v क्या है? रो है, रो अपॉन m मोलर मास RT। तो हम क्या कह सकते हैं? रो इज इक्वल्स टू PM/RT, नहीं सॉरी एक मिनट, m इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें मोलर मास चाहिए, मिक्सचर का मोलर मास। अगर मिक्सचर का मोलर मास आ गया उसको 2 से डिवाइड करोगे D आ जाएगा, हाँ है ना? ये तो हम देख ही चुके हैं। तो अगर यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। सॉरी, दिस इक्वेशन हैज़ बीन अप्लाइड ऑन दी मिक्सचर इटसेल्फ, ठीक है। और मिक्सचर की डेंसिटी हमें दी है, मिक्सचर का प्रेशर दिया है, मिक्सचर का ही टेम्परेचर दिया है, तो मिक्सचर का मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास क्या आएगा? रो इंटू R इंटू T अपॉन P, P इज कैपिटल P, ठीक है। अब रो लगा लो यहाँ पे 1.7 इंटू R क्या है यहाँ पे? प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर में ना, ठीक है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, तो तुम्हारा प्रेशर R इक्वल टू आएगा 0.08 इंटू 1000 अपॉन ये P क्या आएगा? P विल कम आउट टू बी 2, ठीक है। तो 80/2, ये टोटल इक्वल्स टू 40 आएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 40। देयरफॉर जो स्मॉल d है दैट विल बी इक्वल्स टू m/2। m/2 क्या आएगा? 1.7 इंटू 20 आ जाएगा सिंपल, जिसको मैं 34 लिख सकता हूँ सीधे सीधे। अब ये 34 है, इसका जो कैपिटल D है वो कितना आएगा? ठीक है, कैपिटल D आएगा कितना भाई? कैपिटल D जो है वो आएगा भाई, SO3 का मोलर मास कितना है? 32 प्लस 48 है ना, डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 40 ओनली। तो बस अब अल्फ़ा इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 40 माइनस 34 अपॉन n कितना होगा देखो 3 फॉर 2 मोल्स, तो 3/2 है ना, 3/2 माइनस 1 इंटू 34, 6 अपॉन 1/2 तो 17 आ जाएगा, 6/17। तो दिस इज़ व्हाट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू, ये 0 और 1 के बीच में है, ये तुमको दिख रहा है। ठीक है जी, चलो अब आगे का एक नेक्स्ट देख लो एक बार इसको, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले, इसका नाम भी बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करता हूँ तुमसे। आई होप कि आवाज़ आ रही हो ढंग से, ये हटा तो नहीं? हाँ भाई, कहाँ थे हम? मान लो मैं तुम्हें देता हूँ एक इक्वेशन
2a plus b gives c plus d। मैं कहता हूँ t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास इसके a मोल्स है, इसके b मोल्स है, इसके 0 मोल्स है, इसके 0 मोल्स है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो तुम क्या बोलोगे, विच डायरेक्शन विल दिस रिएक्शन मूव। भाई जब ये दोनों ज़ीरो हैं तो इक्विलिब्रियम पे तो ये ज़ीरो नहीं हो सकते, पीछे जाएंगे तो मतलब ये इनमें कन्वर्ट होंगे, लेकिन जब ये है ही नहीं तो इनमें कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन बचा, फॉरवर्ड। अगर मान लो मैं t इक्वल्स टू 0 पे ये कंडीशन ना लेके ये कंडीशन ले लूँ तो क्या होगा, विल दिस मूव फॉरवर्ड, विल दिस बी एट इक्विलिब्रियम और विल दिस मूव बैकवर्ड। बैकवर्ड मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई c तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन c बिना d के तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। जब d ही नहीं होगा तो दिस विल नॉट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, इक्विलिब्रियम पे कैसे हो सकती है भाई, इक्विलिब्रियम पे किसी की वो जीरो होगी नहीं, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन या उसके मोल्स ज़ीरो नहीं होंगे, तो इस केस में भी ये फॉरवर्ड ही मूव करेगी। अच्छा, अगर मान लो t इक्वल्स टू 0 पे मैं कहूँ कि भाई ये 0 है, ये भी 0 है, ये c है और ये d है, तब किधर मूव करनी चाहिए? सिंपल सी बात है, ये दोनों 0 है तो फॉरवर्ड तो मूव कर ही नहीं सकती, इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी बैकवर्ड है। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं कहूँ कि भाई ये a है, ये 0 है, ये c है, ये d है, तभी भी अगर तुम देखो तो यहाँ पे 0 है, इट कैन नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट हैज़ टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं तुमसे थर्ड, ये जो फिफ्थ वाला एक केस है, इसके बारे में पूछूं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, अब बताओ मुझे कि ये किस तरफ, या इसकी कंडीशन क्या है, रिएक्शन इस मोमेंट पे क्या कर रही है। इज इट स्टैंड स्टिल या इक्विलिब्रियम पे है, या इज इट मूविंग बैकवर्ड, इज इट मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज इट डूइंग, है ना? ये हमको देखना है। कैसे पता चलेगा बताओ, सोचो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस पर्टिकुलर केस में इट कैन मूव आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और इट इज़ एट इक्विलिब्रियम। हमें नहीं पता कि कौन से स्टेट में एग्जैक्टली है, इन तीनों में से किसी भी स्टेट में ये हो सकती है, इतना क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी नॉन ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन या नॉन ज़ीरो मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, तब हमारे लिए एक प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि विच डायरेक्शन इज द रिएक्शन मूविंग। ठीक है, और इज इट इवन मूविंग, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, तो हाउ वुड यू नो दैट, है ना? उसको जानने का एक तरीका है, बट देन अगेन वी विल फेस मोस्टली दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखो, इसका जो टॉपिक का हेडिंग है, टॉपिक का हेडिंग इज रिएक्शन कोशेंट। हम एक क्वांटिटी होती है रिएक्शन कोशेंट, उसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? उस रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यू के आधार पे हम कहते हैं कि भाई ये फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है या इक्विलिब्रियम पे है ना? तो हम वो कैलकुलेट करके करते क्या है या कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। पहले कुछ चीज़ें लिखवा देते हैं उसके बारे में, कोशेंट। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद इसे कंपेयर किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हुआ तो बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन, अगर छोटा हुआ तो फॉरवर्ड जा रही है, अगर इक्वल हुआ तो इक्विलिब्रियम पे। तो ये एक मैथमेटिकल वे है ये जानने का इस इंफॉर्मेशन से कि भाई इज इट लाइक व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस पर हम आएंगे। पहले बेसिक चीज़ लिखो इफ द concentration of products and reactants are all non-zero, इसमें जिसमें भी जीरो था हमें क्लियर था, या तो फॉरवर्ड जा रही होगी या बैकवर्ड जा रही होगी, इक्विलिब्रियम में तो डेफिनेटली नहीं थी। गॉट इट? आर गिवन टू यू, है ना? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉन जीरो एंड आर गिवन टू यू, then the reaction may go in the forward or backward direction. Then the reaction may go in the forward or backward direction, or it may be at equilibrium. ठीक है,
टू डिसाइड, अब इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें क्वांटिटी, मैंने बताया ना रिएक्शन कोएफिशिएंट नामक एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो लिखो टू डिसाइड द डायरेक्शन या टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, to predict the direction of a reaction when concentration of R and P are non-zero, to predict the direction of reaction when the concentration of R and P are non-zero and the equilibrium constant is given, a quantity called reaction quotient, reaction quotient is calculated and then compared with K equilibrium, मतलब equilibrium constant, and then compared with equilibrium constant। ठीक है जी। तो जो ये Q है, इस Q को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन के लिए Q क्या होगा? एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। देखो भाई, इसमें क्या आएगा? सी डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, बी की कॉन्सेंट्रेशन का रेज़ टू 1। तुम बोलोगे सर ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ही तो है ये तो क्यू तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और हमेशा इसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन आ रहा होगा अगर किसी के दिमाग में, तो ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन इसका आंसर ये है कि जो Q है और जो K इक्विलिब्रियम है उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जो K इक्विलिब्रियम है ना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, मतलब वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग दिस फार्मूला। K इक्विलिब्रियम की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम जानते हैं दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है, हम जानते हैं इस बात को, तब ये होगा। तब मतलब इससे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो K इक्विलिब्रियम है। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है ना कि वो इक्विलिब्रियम पे है भी कि नहीं है। हो सकता है ना हो सकता है हो, या तो इक्विलिब्रियम से पहले हो या इक्विलिब्रियम के बाद, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही हो या डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही हो। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं एट एनी रैंडम टाइम, देन द वैल्यू जो भी इससे वैल्यू आएगी वो Q कहलाएगी, रिएक्शन कोएफिशिएंट। दैट वैल्यू मे और मे नॉट बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिख लो इसको। दिस सेम फॉर्मूला इज यूज्ड, to calculate the value of equilibrium constant. The same formula is used to calculate the value of equilibrium constant. ठीक है, equilibrium constant. But that value is that value of equilibrium, that value is calculated at equilibrium only. That value is calculated at equilibrium only, while Q is calculated at any point of time, including equilibrium. इक्विलिब्रियम पे भी हो सकते हैं, किसी और पे भी हो सकता है। ठीक है, that's why the value of Q may or may not be, equal to equilibrium constant, ठीक है। तो तीन केस आएंगे। क्या क्या केस आएंगे भाई? तीन केस क्या आएंगे कि भाई या तो Q जो है वो K इक्विलिब्रियम के इक्वल होगी, तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन क्या है? एट इक्विलिब्रियम। अगर Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम तो हम कह सकते हैं रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगी। कैसे, ये भी समझाते हैं, रुको।
अगर Q के इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। देखो इसको इस तरीके से समझो, अगर रिएक्टेंसी कॉन्सेंट भाई अगर Q जो है K से कम है तो रिएक्टेंसी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, भाई तभी तो इससे छोटा मतलब ये छोटी क्वांटिटी हो गया एज कम्पेयर टू K इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर रिएक्टेंट थोड़े ज़्यादा है और प्रोडक्ट थोड़े कम है ना, और उस सिचुएशन से कम है जो कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, तो इट विल मूव डेफिनेटली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर के इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है Q, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इनके कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से जो रिएक्टेंट की वो डिफरेंट है इस वाली कॉन्सेंट्रेशन से। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी एज कम्पेयर टू दैट इन एट द इक्विलिब्रियम, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड एंड दिस रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ये क्लियर होना चाहिए है। चलो तो अब इस पे कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके चलो लेट्स से इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने के लिए मान लो हमें ये दिया हुआ है, ये 5 है, 10 है, 10 है, 15 है, ठीक है, ऐसे बोला। अभी बोला कि भाई और इसका के इक्विलिब्रियम दिया है हमको, भाई देखो दोनों चीज़ें देनी थी ना, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 10 दिया है। अब पूछ रहा है ये किधर मूव करेगा, क्या ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस तरफ मूव करिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो कुछ नहीं करना, क्यू कैलकुलेट करो। क्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा, 10 सी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू 15 डी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपॉन 5 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन है, इंटू 10, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 10 से 10 गया, 5 से ये 3, अच्छा एक सेकंड रुको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना ये, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे V10, एक सेकंड, V कितना दिया है, V भी दिया ना, वॉल्यूम इज़ 10 लीटर्स, जो वॉल्यूम दिया है वो भी 10 लीटर्स दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे है ये 3 है, ये यहाँ इंटू V होगा, V क्या आएगा 10, ये तो फॉर्मूला याद है ना, दोबारा से लिखना है क्या। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ये मोल्स दिए हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिए, तो मोल्स का वो किया और V से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर तुम देखोगे तो ये 2 आएगा इक्वल टू 6, तो Q इज कमिंग आउट टू बी 6, देयरफॉर Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे ये वाला केस है, ठीक है। तो क्लियर है, ये प्रेडिक्ट कर लिया हमने इसका डायरेक्शन, ठीक है, इट विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर बोलेंगे कि भाई KC, अच्छा अब मान लो एक क्वेश्चन और दे दिया, कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है ए की, ये तो समझ में आ गया ना कि क्यू कैलकुलेट किया, उसको कंपेयर किया, अगर कम है तो फॉरवर्ड, अगर ज़्यादा है तो बैकवर्ड, अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। अब ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, अच्छा मान लो कि इसमें से 2x टूट गए, तो इसमें से कितने टूटेंगे, भाई देखो हमें पता है कि अभी फॉरवर्ड जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये टूटेंगे और ये बनेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे माइनस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सीधे सीधे प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं KC की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ सॉरी KC तो हमारा चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि KC मैंने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज एक्सेप्ट एट विथ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स रखा गया है, तो KC की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और यहाँ पर क्या आएगा, 10 प्लस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स अपॉन इंटू 10 अपॉन 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल, तो 10 से 10 गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये जो आ रहा है, दिस इज अ इक्वेशन इन क्या कहते हैं उसे, क्यूबिक इक्वेशन है ये, इसमें x की पावर 3 आएगा, हाईएस्ट पावर,
ठीक है। अब मैं उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ से x निकाल लो, अगर तुम यहाँ से x निकाल लो तो तुम x की वैल्यू यहाँ डाल के a की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो एट इक्विलिब्रियम। तो तुम्हारे पास तरीका है कि x एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, वन वेरिएबल वन इक्वेशन, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट। गॉट इट? चलो इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हमारे पास और आए, या फिर सीधे ऐसा करते हैं। अब जो लेट्स डू दैट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं हम। चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके बारे में क्या क्या जाना चाहिए हमें। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। हालांकि इसके जो फैक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स विच विल बी अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ के, देखो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है कि अगर तुम बोलोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर कुछ चीज़ तुम चेंज करो, कोई फैक्टर को चेंज करो, तो क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, है ना। तो वो हम बात करेंगे। एक है वैल्यू ऑफ के ही बदल जाना और एक है इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना। तो ये दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो लिखो इसमें के इक्विलिब्रियम, इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय, इट कैन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय, इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी मटेरियल। इसकी जो वैल्यू है ना, के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, सॉरी चेंज नहीं होगी बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, एनी मटेरियल, कॉमा चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम, है ना, चेंजिंग प्रेशर। भाई कोई एडिशन सब रिमूवल नहीं होगा किसी चीज़ का, अगर होगा भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे, प्रेशर वॉल्यूम के चेंज पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड एडिशन स्लैश रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ऑफ एनी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो कोई सा भी प्रोडक्ट ऐड करो या कोई सा भी प्रोडक्ट लेस कर दो या रिएक्टेंट ऐड कर दो, रिएक्टेंट लेस कर दो, तो इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, ये ध्यान रखना, द वैल्यू विल नॉट बी चेंज। हालांकि इनमें से कोई सा भी फैक्टर जो मैंने अभी मेंशन किया है, कोई सा भी फैक्टर अगर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जरूर होगा, उस पर भी मैं आऊँगा। पहले इस चीज़ में ये लिख लो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस, द वैल्यू ऑफ equilibrium constant changes only with temperature, only with the temperature and the stoichiometry of the balanced chemical equation, ठीक है। तो जो k की वैल्यू है that will depend on the value of the temperature at which it is being conducted, और दूसरा इसके स्टोइकियोमेट्री पे, उस पर हम आते हैं। पहले इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू में चेंज नहीं आएगा लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, जैसे देखो, मान लो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 100% है और ये वाला पॉइंट क्या है, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 100% है, तो इन दोनों एक्सट्रीम में तो रिएक्शन लाई नहीं करती। इक्विलिब्रियम मान लो सही कहीं पे यहाँ पे है, जिसमें 60% जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और 40% जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, है ना। मान लो, चलो बाकी फैक्टर्स नहीं डिस्कस करूँगा, बट मान लो मैंने क्या किया, इसमें कुछ रिएक्टेंट डाल दिया, अभी रिएक्टेंट की परसेंटेज बढ़ जाएगी ना, है ना। रिएक्टेंट की परसेंटेज मान लो अभी 67 हो गई मान लो, और ये 33 हो गई, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो तुम देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ये होनी चाहिए, लेकिन है नहीं अभी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट
this reaction will not be at equilibrium anymore. It will have to move in such a direction that it reaches the equilibrium constant again. मतलब फिर से ये इस पे पहुंचने की कोशिश करेगी. अगर इसको इस पे पहुंचना है तो ये रिएक्टेंट कम होना पड़ेगा. रिएक्टेंट कब कम होता है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. तो दिस रिएक्शन विल हैव टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम अगेन. तो कोई भी फैक्टर चेंज करने पे, जो हमने ऊपर मेंशन करे, वो कोई भी फैक्टर चेंज करने पे रिएक्शन गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड इट मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ रीअटेनिंग द इक्विलिब्रियम अगेन. ठीक है ना, रीअटेनिंग द इक्विलिब्रियम. तो लिखो इसमें, दो इक्विलिब्रियम डज गेट डिस्टर्ब्ड, दो equilibrium does get disturbed, that is reaction will no longer be at equilibrium, that is reaction will be no longer at equilibrium and no longer at equilibrium. समझ में आ गया होगा. and it will try to reach equilibrium again, and it will try to reach equilibrium again by moving forward or backward. ठीक है ना. तो अब जैसे तुम्हें देखना है कि कैसे क्या किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग तो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर ये आया तो हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर Q, देखो भाई, Q तो पहली बात, जैसे ये तुम कुछ भी चेंज करो, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने कुछ रिएक्टेंट डाल दिया था, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज चेंज हो गई, तो Q इस केस में अब के इक्विलिब्रियम के इक्वल नहीं होगा. ये तो क्लियर है. Q या तो लेस देन के इक्विलिब्रियम होगा या फिर Q विल बी ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, ये क्लियर रखना है. ठीक है ना. तो Q की वैल्यू कैलकुलेट करो, देख लो के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है. सॉरी, इक्वल नहीं, के इक्विलिब्रियम से बड़ी है या छोटी है. जैसा भी केस होगा तो वैसे तुम बता सकते हो किस डायरेक्शन में जा रही है. गॉट इट. ठीक है, तो ये भी लिख लो, Q विल नॉट बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम. जैसे हमने कोई भी फैक्टर डिस्टर्ब किया या फैक्टर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब है Q इज नॉट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम एनी मोर, एंड देन Q विल मूव इन सच अ डायरेक्शन टू बिकम इक्वल टू के इक्विलिब्रियम. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, के इक्विलिब्रियम मतलब अगर हम कैटलिस्ट भी ऐड करें, उसमें कैटलिस्ट या इनहिबिटर भी ऐड करें, तो के इक्विलिब्रियम नहीं चेंज होता. कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा. बस कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी या इक्विलिब्रियम का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी. बस ये है कि वो इक्विलिब्रियम पहुंचने में जो देरी है या टाइम है उसको कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है इनहिबिटर हुआ तो लिख लो इसमें, के इक्विलिब्रियम डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय कैटलिस्ट और इनहिबिटर. के इक्विलिब्रियम डज नॉट गेट disturbed by a catalyst or inhibitor. A catalyst or inhibitor merely alters the speed of the reaction and the time it takes to reach equilibrium. क्लियर होगी भाई बात ये. अब मैंने क्या बताया था, जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो चीज़ें इसको चेंज कर सकती हैं, वो क्या है, दी टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्री. तो जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे वो देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आएगा टेम्परेचर, टेम्परेचूरा. ठीक है भाई, सबसे पहला है टेम्परेचर. ठीक है, इसकी ठीक है भाई, चलो इसकी ना मैं जल्दी से तुम्हें डेरिवेशन करा देता हूँ. हालांकि तुम बोल सकते हो कि एक तो डेरिवेशन की तुम्हारे स्कूल में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जेईई मेंस में डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ पार्ट आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है. हालांकि तुम्हारी 11th में एज सच ये डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको जानो तो काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, है ना. यू विल बी एबल टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसलिए मैं तुमको ये डेरिवेशन करवा रहा हूँ. अच्छा, लेकिन इसका जो बेसिस है वो अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है.
केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा 12th में, उसकी एक इक्वेशन है जिसको हम आर्हीनियस इक्वेशन है वो कहते हैं, उसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे ही मैं एक इक्वेशन डिराइव करूँगा। अगर तुम्हें पूरा डेरिवेशन ना भी याद रहे, ठीक है, अभी के लिए, तो तुम सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूले को याद रखना इस चैप्टर के लिए। क्लियर होगी बात? 11th के लिए तो एटलीस्ट वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। गॉट इट? इसकी डेरिवेशन विद टाइम याद हो जानी चाहिए या पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ के की, के इज़ रेट कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन का मूव करने का एक रेट होता है और उसका एक रेट कांस्टेंट होता है जिसको हम ये लिखते हैं के इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसमें ई ए और के ये तीनों अननोन है तुम्हारे लिए, तुमने कभी सुना ही नहीं। ये होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आर्हीनियस कांस्टेंट है, ये आर्हीनियस फैक्टर कहते हैं और दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी वही वाली है जो तुमने किसमें, अच्छा वैसे तो अभी तक हमने वो नहीं, चलो ठीक है उसको भी छोड़ दो। ये जो बेसिक है अभी कितना समझ लो। ठीक है, इसको अगर तुम इस साल नहीं यूज़ कर पाओगे तो डेफिनेटली तुम नेक्स्ट साल तो इसको यूज़ कर ही पाओगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकता फॉर द टाइमिंग। ये देखो भाई, के है ऐसा, अगर मान लो मैं के एफ की बात करता हूँ, के एफ मतलब फॉरवर्ड वाला, तो हम कह सकते हैं ए तो चेंज नहीं होता रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर सेम है, तो ये आएगा माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी। ठीक है, और के बी जो होता है दैट कम्स आउट टू बी ए इंटू ई ए बी अपॉन आर टी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें आगे चलने से पहले ये तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ सो दैट यू आर मच मोर इक्विप्ड। भाई कोई भी रिएक्शन जो होती है वो समवट इस तरीके की होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही हाइट आए, एक से ज़्यादा भी आ सकती है, बट एक बेसिक लेवल पे अगर हम देखें, यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट कहते हैं इसको, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब टाइम एक तरीके से यहाँ पे, हालांकि टाइम नहीं कहना चाहिए मुझे भी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। ठीक है, ओके, ये जो एनर्जी है दिस इज़ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये एनर्जी जो है दिस इज ई आर, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। जब भी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो देयर इज यूजुअली एटलीस्ट तुम्हारी मॉलिक्यूलर इक्वेशंस में देयर इज यूजुअली अ हम्प। ये हम्प किस चीज़ का है, ये आर जो होता है, रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं, टूटते हैं, जो भी है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इन सबसे ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, अनस्टेबल होती है, वीक नहीं, अनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी, दिस इज कॉल्ड ई ए एफ। इसको ई एफ क्यों कहते हैं अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम केमिकल काइनेटिक्स में इसको आराम से पढ़ना भाई। ठीक है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो तो केमिकल काइनेटिक्स के जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हो तुम इसको। गॉट इट? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब इस रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो ये है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में आया और फिर उसके बाद इसने एनर्जी लूज करी और प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। अगर मान लो मैं प्रोडक्ट से शुरू करूँ और मैं कहूँ कि प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट को ट्रांजिशन स्टेट पहुँचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड ई ए बी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस होता है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं दैट ई ए बी माइनस ई ए एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, उल्टा आना चाहिए जैसे ई ए बी नहीं,
ठीक है, चलो अब उसको यहाँ पे यूज़ करें। देखो भाई, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम हमने देखा था कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो इक्वल हो जाता है, और रिएक्शन के जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, सॉरी रेट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा, एट इक्विलिब्रियम जो के इक्विलिब्रियम होता है वो क्या आता है? के एफ अपॉन के बी आता है कि नहीं आता है ना? यही फॉर्मूला है, के एफ अपॉन के बी आता है कि नहीं आता? गुड, के एफ अपॉन के बी आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो क्या आएगा? ए इंटू ई रेस टू माइनस ई एफ अपॉन आर टी अपॉन ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बी आर टी। ठीक है, तो ये तो कट गया। हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट के एफ सॉरी के इक्विलिब्रियम जो है, एक सेकेंड रुकिए, चलो ठीक है, पहले देखते हैं इसको। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ई ए, नहीं एक मिनट, माइनस 1/RT इंटू ई ए बी माइनस, नहीं माइनस लिया ना बाहर, तो ई ए एफ माइनस ई ए बी। ठीक है, तो अगर तुम देखो जो के इक्विलिब्रियम है दैट इज कमिंग आउट टू बी ई रेस टू माइनस, एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक कर रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये इसका आएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ गलतियाँ करा हमने। ए एफ जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हो, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, ये कुछ एक कांस्टेंट आ जाएगा, मैं इसको ए मान रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा ए इंटू, ये दोनों का जो डिवीजन है मैं मान रहा हूँ कि वो इक्वल टू ए आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? ए इंटू ई रेस टू माइनस 1/RT ई एफ ई एफ माइनस ई ए बी। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात। अब अगर मैं ये तो लॉग ले लूँ अगर मैं इसका, तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कितना आएगा? लॉग ऑफ ए इंटू यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, 1/2.303 RT इंटू लॉग ए अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ दिस, माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक, ई ए एफ माइनस ई ए बी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ के। तो के इक्विलिब्रियम टी के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और अगर मैं अब T1 T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे एट T1 एंड T2 है ना, लॉग के जो है लेट से इस तरीके से कर लेते हैं, लेट के इक्विलिब्रियम 1 बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 और के इक्विलिब्रियम 2 बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। ठीक है, टेम्परेचर
T2, ठीक है जी। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, log ऑफ K इक्विलिब्रियम 2 माइनस log ऑफ K इक्विलिब्रियम 1, ठीक है। तो क्या आएगा, इक्वल टू log ऑफ A माइनस 1/2.303 RT इंटू EAF माइनस EAB, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस log A, ये एक सेकेंड, RT2 आएगा ये, ठीक है, RT2 log A प्लस 1/2.303 RT1 इंटू EAF माइनस EAB, ठीक है जी। तो अगर तुम देखोगे ये तो कट गया, अगर हम इसको देखें यहाँ पर ये आ जाएगा log ऑफ, भाई log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, तो ये तो आ गया ये। और तुम्हें जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये वाला है जो मैं फाइनल करवा रहा हूँ। इसमें अगर तुम देखो तो 1/2.303 R तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ये EAF माइनस EAB है, ये EF माइनस EAB है, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा H, तो डेल्टा H भी हम बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो log K इक्विलिब्रियम 2/K इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये चीज़ें, ये फॉर्मूला मान लो अभी के लिए, और फिर उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना सारा का सारा ये, ठीक है जी, क्लियर है। तो उसमें लिख लो, इसकी हेडिंग डालना, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर के ना, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, है ना, इज दिस। इसमें ये T2 टेम्परेचर पे K इक्विलिब्रियम है, ये T1 टेम्परेचर पे K इक्विलिब्रियम है। डेल्टा H इज दी एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा H के लिए लिखो एंथैल्पी और हीट ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी और हीट ऑफ द रिएक्शन। अगर एंथैल्पी पॉजिटिव हुई तो एंडोथर्मिक हुआ, मतलब डेल्टा H की वैल्यू प्लस, वो प्लस हुई तो एंडोथर्मिक हुआ, डेल्टा H की वैल्यू माइनस हुई तो एक्सोथर्मिक हुआ। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। नेक्स्ट R की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि डेल्टा H की क्या वैल्यू है। अगर जूल्स में दी है तो R क्या है वैसे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट UGC, ठीक है। तो अगर एक सेकंड भाई, टाइम कितना हो गया, 48 मिनट्स हो गए, वाह, मैंने सोचा था कम लगेगा टाइम। एनीवे, UGC अगर तुम्हारा डेल्टा H जूल में दिया है तो UGC इक्वल्स टू 8.314, जिसको 8.3 करके लिख सकते हो। और दूसरा है अगर डेल्टा H कैलोरी में हुआ तो हम उसको लिखेंगे 2, R की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है जी। और T1 और T2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर है, गॉट इट। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया था वो इसको समझाने के लिए कि K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको, ये वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आर बी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है जी। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, मिटा रहा हूँ भाई मैं सब। जल्दी जल्दी करेगा साहब। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। एक तो 27 डिग्री सेल्सियस और एक 127 डिग्री सेल्सियस पे इज 100 and 1000, मतलब K इक्विलिब्रियम 1 जो है दैट इज इक्वल टू 100 एंड K इक्विलिब्रियम 2 जो है दैट इज इक्वल टू 1000, और T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और T2 दिया है 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 400 केल्विन, ठीक है। तो अच्छा, रिस्पेक्टिवली डिटर्मिन थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें लिखा है डिटर्मिन थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, मतलब वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, दैट्स व्हाट वी नीड टू डिटर्मिन। तो अब अगर हम देखें इस फॉर्मूले में सीधे सीधे लगाओ, डेल्टा H की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा H वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो
एंडोथर्मिक नेगेटिव आ रही है तो एक्सोथर्मिक, तो log ऑफ 1000 अपॉन 10 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.3 इंटू लेट से आर की वैल्यू पॉजिटिव है अपॉन 1/300 माइनस 1/400, ठीक है। तो ये क्या है, log 10 इज़ 1, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ये डेल्टा एच है 2.3 इंटू आर है, ठीक है। और ये क्या है 1/300 माइनस 1/100, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा एच को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वालिटेटिवली भी हम देख सकते हैं, ये बात हम क्वालिटेटिवली देख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्वालिटेटिवली नहीं देखना, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं गया है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू भी हम साथ साथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1/300 है, तो कितना आ जाएगा ये 100/300 इंटू 400, ठीक है। अगर तुम देखो ध्यान से तो डेल्टा एच, इसकी आर की वैल्यू 2 ले लेते हैं, कैलोरीज में कैलकुलेट कर लेता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 300, ठीक है जी। कितना आएगा ये, एक मिनट, नहीं 4 अपॉन नहीं यार, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इंटू 300 इंटू 4, ठीक है। तो ये आएगा 4.6 इंटू 1200, ठीक है। दिस कम्स आउट टू इक्वल्स टू 5520 कैलोरी, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5520 कैलोरी। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर सिर्फ उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पूछा हो कि वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, तो इस इक्वेशन को डेफिनेटली यूज़ तो करना है, लेकिन शायद वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटेटिवली हम इसको देख सकते हैं। और ये ध्यान रखना, जेईई में क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें गलतियाँ करवाने के पूरे मौके दिए जाते हैं, है ना। तो कोशिश ये करो कि जितनी जल्दी कर सको, जितना सटीक या एक्यूरेसी के साथ कर सको उतना करो, ठीक है। अच्छा, अब ये टेम्परेचर के बारे में चीज़ लिखो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, है ना, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच कैसा था, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। तो यूजुअली क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज़ द फेवरेबल डायरेक्शन। भाई हम रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए ही पूरा का पूरा ये काम किया जा रहा है ना, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर नीडेड, ठीक है। और रिएक्टेंट्स जो है उनसे प्रोडक्ट बना, मतलब उनको यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट हमको चाहिए, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करो, अमोनिया में चाहिए, भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो है भी अभी उसमें एयर में। आई यूज टू वर्क इन स्टील प्लांट, दे यूज टू लिक्विफाई एयर, वो एयर को लिक्विफाई कर देते थे और वहाँ से नाइट्रोजन निकालते थे, है ना, और ऑक्सीजन भी निकालते थे, टनेज ऑक्सीजन प्लांट कहते थे उसको। तो दीज गैसेज आर अबंडेंट इन एयर, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो अमोनिया चाहिए ना। तो N2 + 3H2 gives 2NH3, अमोनिया मिल रहा है ना। तो ये रिएक्शन में हम चाहेंगे कि रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गॉट दैट। तो लिखो इसको, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और एग्जैक्टली इसका उल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम कम हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, है ना। इसे अपने शब्दों में लिख लेना, रिएक्शन अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है हायर टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ता चला जाएगा, और के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो रिएक्शन विल मूव फर्दर एंड फर्दर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वही डिजायरेबल डायरेक्शन है ना। तो लिखो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर डिजायरेबल या सूटेबल, नॉट डिजायरेबल, सूटेबल एट हायर टेम्परेचर, आर सूटेबल एट हायर टेम्परेचर, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सूटेबल एट लोअर टेम्परेचर। इतना ध्यान रखने का है, गॉट इट। चलो, नेक्स्ट इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के में तुमको क्या करने का है वो देखो।
स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का क्या फ़र्क पड़ता है इस पे, ये हालांकि मैं सोचा था पहले बताऊं, लेकिन मैंने कहा एक साथ ही बताते हैं इसको। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे मान लो ए डू आई हैव एक, हाँ मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है ए टू बी, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1, ठीक है। मान लो फर्स्ट केस, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, जस्ट रिवर्स कर देता हूँ। K1 विल बी इक्वल टू, ऐसे अगर हम देखें तो B अपॉन ए आएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। हालांकि इसको ऐसा कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो तुमको। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा इस वाली रिएक्शन का, मान लो वो K2 है, तो क्या आ जाएगा A अपॉन B, है ना। तो क्या लग रहा है तुमको, सेम टेम्परेचर पे ध्यान रखना, टेम्परेचर सेम है, तो क्या लग रहा है ये इसका रेसिप्रोकल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन K1, है ना। सिंपल दिख तो रहा है। तो रिवर्स करने पे, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नए वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है। तो लिखो ऑन रिवर्सिंग अ रिएक्शन, या ऑन रिवर्सिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑन रिवर्सिंग a reversible reaction its K equilibrium gets inversed। इसका K1 था तो इसका 1/K1 होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो जी सेकंड केस देखते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास, तुमने ऐसे इक्वेशन लिख दी, इंस्टेड ऑफ दिस तुमने ऐसे इक्वेशन लिख दी, तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम मान लो तुम्हारा K3 है, तो K3 क्या आएगा, B का स्क्वायर अपॉन A का के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो B अपॉन A का स्क्वायर। आर वी क्लियर, ठीक है ना। B अपॉन A का होल स्क्वायर, गॉट इट। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये K1 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है ना। अगर मान लो मैंने इसको 3 कर दिया होता, 3A, तब क्या होता, K4 मान लो इसको, तो क्या हो जाता B अपॉन A के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब विच इज़ इक्वल टू K1 का क्यूब। इससे क्या कह सकते हैं कि अगर तुम किसी भी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब पूरी रिएक्शन को, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वही चीज़ उसकी पावर में आ जाती है। मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो K1 जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इस वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, उसका स्क्वायर हो गया। मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी मैंने क्या कर दिया ये, एक मिनट, इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो इस वाली का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसके क्यूब के इक्वल हो गया। मैंने अगर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया होता दोनों तरफ, जैसे मैं अगर बोलूँ 1/3, तो इसका के इक्विलिब्रियम जो है दैट वुड हैव कम इक्वल टू दिस। ये ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, ऑन मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन बाय एनी नंबर, on multiplying the reaction by any number, the equilibrium constant of the resultant reaction, the equilibrium constant of the resultant reaction is raised by a power equal to that number, raised by a power equal to that number, ठीक है। ये एक जेनरिक हो गया कि किसी भी n से मल्टीप्लाई करो तो इसकी पावर में n में चला जाएगा, ठीक है जी, गॉट इट, ठीक है। थर्ड ये है, अगर मान लो एक रिएक्शन है और ये एक दूसरी रिएक्शन है, मान लो इसका तो K1 था, है ना, दैट वाज इक्वल टू B अपॉन A, इसका K7 है, मान लो D अपॉन C,
ठीक है K1। अच्छा अगर मान लो मैं दोनों को ऐड कर दूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे A प्लस सी B प्लस डी। अगर मैं इसका K8 निकालूं, मतलब इसका जो वो है, क्या आएगा ये B इंटू डी अपॉन A इंटू सी। तुम देख रहे हो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको K1 इंटू K7। तो अगर किसी रिएक्शन को ऐड करोगे, किन्हीं दो रिएक्शन को ऐड करोगे, तो उनके कोएफिशिएंट्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गेट मल्टीप्लाइड। तो इसमें लिख लो ऑन एडिंग टू रिएक्शंस, on adding two reactions, the equilibrium constant of the resultant reaction will be equal to the multiplication of the equilibrium constant of the two reactions। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके एक सिग्निफिकेंस की ही बात कर लेते हैं और आज का समापन यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक रिएक्शन दिया मैंने 2A प्लस 4B 2C, इसका जो K है दैट इज इक्वल टू 100। एक दिया मैंने 3D गिव्स 3E K इक्वल टू 27 है। ठीक है, अब मैं तुम्हें 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे इसका बताओ। ठीक है, चौथा भी लिखूंगा, जगह नहीं है, पहले इनको करवा देते हैं। ठीक है, अगर तुम देखो ये इसको जस्ट रिवर्स कर दिया, ये रिएक्शन इसकी रिवर्स है, तो क्या हो जाएगा इसका K इन्वर्स हो जाएगा। ये रिएक्शन को क्या किया, इसे 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसका K कितना है 27। तो जितने भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, हमने इसको एक तरीके से 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1/3 से मल्टीप्लाई किया मतलब इसका क्यूब रूट आना चाहिए, तो K शुड बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 3। ठीक है, तो ओके। अच्छा A प्लस 2B, इसको मैंने जस्ट 2 से डिवाइड किया है, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो K विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब जो इक्वेशन लिख रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन क्या है, ये है C प्लस E गिव्स D प्लस A प्लस 2B। तो तुम्हें दिख तो रहा है कि ये इनका सम है, इन किन का सम है, ये है, इसको उल्टा कर दो और इसको उल्टा, ऐसा करो, सुनो, इन दोनों को ऐड कर दो। पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या आएगा, A प्लस D प्लस 2B गिव्स C प्लस E। अगर क्योंकि मैंने इनको ऐड किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा ये, द K फॉर दिस विल बी 3 इंटू 10 दैट इज 30। और ये रिएक्शन जो ये वाली है ये इसके ऑपोजिट है, मतलब इसकी रिवर्स है, उसका मतलब इसका K क्या आ जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ठीक है, नाउ राइट सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना, उसकी सिग्निफिकेंस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मान लो कि तुम्हारा 2 केसेस आते हैं, उसमें वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है ना, K इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज, ये सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिग्निफिकेंस। K इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज का मतलब क्या हुआ, दैट K ये 10⁻³ 1000 के ऊपर हो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ ऑलरेडी चेंज इनटू प्रोडक्ट। भाई जैसे अगर हम देखें
के इक्विलिब्रियम क्या आता है किसी भी रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये 10⁻³ मतलब 1000 टाइम्स या 2000 टाइम्स है, दैट मीन्स दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस, मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम सेफली कह सकते हैं दैट the most of the reactants have already completed, already turned into products. Most of the reactants have already changed into products. Change हो चुके हैं products में most of the reactant. या हम कह सकते हैं कि products ज़्यादा stable हैं as compared to reactants. तभी तो reactant product में change हो रहे हैं, है कि नहीं? तो लिखो इसमें, for this लिखो, that means मतलब we can infer, ऐसे लिखो, we can, या ऐसे करो, very large value of K equilibrium, very large value of K equilibrium, very large value of K equilibrium means that most of the reactants have already converted into products, and the products are more stable than reactants, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ये प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है अगर इसका के इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो, के इक्विलिब्रियम अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। अगर के इक्विलिब्रियम जो है वो वेरी स्मॉल है, ठीक है, मतलब 10⁻³ के ऑर्डर की है, तो भाई के इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसमें कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट, या यूँ कह लो कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत ही कम कन्वर्ट हुआ है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ की रिएक्टेंट इस केस में ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हम इन्फर कर सकते हैं सेफली, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि ये रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन होगी। देखो व्हेन, सो इस केस में दिस इंडिकेट्स दैट very small amount of reactant has, this indicates that very small amount of reactant has converted into product, ठीक है। hence reactant is more stable and does not want to get converted into product, ठीक है। ठीक, तो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट फेवरेबल है, ठीक है। और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंट नहीं है, इट इज़ लाइक 5%, 2% या मे बी 10% ये कंप्लीट होगी, बाकी रह जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द रिएक्शन या द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ वेरी लेस, ठीक है जी। और एक जो लास्ट पोर्शन है आज का वो है ये गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर तुम्हें याद होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, याद होगा तुमको, ये मैंने लिखवाया था पिछले चैप्टर में। तो होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। डेल्टा जी नॉट की कंडीशन ही अलग है, तो डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, डेल्टा जी 0 होता है। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इस केस में Q क्या हो जाएगा, Q विल बिकम इक्वल टू K, ठीक है। हम साफ लिख सकते हैं दैट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, या फिर उसको लॉग में करना तो तुम वो भी कर सकते हो, बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखानी है। देखो डेल्टा जी जो है 0 है तो इक्विलिब्रियम पे होती है रिएक्शन, अगर डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 है तो रिएक्शन फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। डेल्टा जी नॉट
का सीधे सीधे रिलेशनशिप इसके साथ है, ये मैं पिछले वाले में भी करा चुका हूँ। यहाँ तुम्हें कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि क्यों ऐसा है, ठीक। और डेल्टा जी जो है वो ये सीधे सीधे है, कभी भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोसेस फीसिबल है, और अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब रिवर्स डायरेक्शन में वो प्रोसेस फीसिबल है। क्यों? क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में डेल्टा जी इसका नेगेटिव हो जाएगा। गॉट इट? चलो भाई आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल ली चार्टलेस प्रिंसिपल और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।